नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। इसके बीच आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों से अपील की कि वो सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर दोबारा विचार करें। उन्होंने कहा कि आप जब भी चर्चा करना चाहते हैं, भारत सरकार हर समय बातचीत के लिए तैयार रहेगी। हालांकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि वो 3 कानूनों को रद्द करवाकर ही लौटेंगे। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि हमने 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस तारीख तक प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम रेलवे ट्रैक ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में यह फैसला किया गया है कि देश के लोग अब रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। इसके लिए हम एक तारीख निर्धारित करेंगे, फिर बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच गतिरोध में अब लगता है कि एकमात्र रास्ता कानून को वापस लेना है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने बुधवार को अपने प्रस्ताव में संशोधन की बात की है, मगर किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी की गई है। इसके अलावा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थर से हमला किया गया है। वे दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। इस घटना के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि उसकी पार्टी के लोगों ने जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने इसे एक नौटंकी करार दिया है और कहा है कि नाटक और मीडिया के जरिए भी बीजेपी लोगों को रैली तक नहीं बुला सकी, इसीलिए उसने ऐसे हमले की नौटंकी की है। ममता ने कहा क्या इसकी योजना बनाई गई, उन्होंने कैसे वीडियो तैयार किए, जबकि बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते कोई आपको कैसे छू सकता है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। आज पीएम मोदी ने संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर संसद की पुरानी इमारत ने आज़ादी के बाद के भारत को नई दिशा दी है, तो वहीं संसद की नई इमारत आत्मनिर्भर भारत की साक्षी होगी। हालांकि इसके निर्माण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप आधारशिला रख सकते हैं, लेकिन फैसले से पहले निर्माण कार्य शुरू न करें। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस के 3 दिन के प्रदर्शन के अंतिम दिन पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकतांत्रिक नियमों और संघीय ढांचों का पालन नहीं कर रही है। नए संसद भवन की आलोचना करते हुए ममता ने कहा कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी, ये पैसा अभी किसानों को दिया जाना चाहिए था। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। 11 विपक्षी दलों ने ऐलान कर दिया है कि 31 दिसंबर तक उनके सभी सांसद इस्तीफा दे देंगे। विपक्ष इमरान खान सरकार को गिराने के लिए मध्यावधि चुनाव कराने की मांग कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने सरकार को ताकत दिखाने के लिए 13 दिसंबर को लाहौर में रैली करने पर भी सहमति जताई है। वहीं दूसरी ओर इमरान खान ने कहा है कि संविधान ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का हक दिया है। अगर विपक्ष चाहता है तो वे संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। भारत में एक दिन में 31,522 से अधिक नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 412 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,67,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,41,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,72,000 से अधिक हैं। अमेरिका ने एक दिन में कोरोना वायरस से मरने वालों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या की घोषणा की है। 24 घंटों में अमेरिका में 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अक्टूबर की तुलना में कोरोना से होने वाली मौत में औसत 3 गुना इजाफा हुआ है। औसतन 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकी प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,53,92,000 से ज़्यादा हो गया है। फ्रांस की कैबिनेट ने कट्टर इस्लाम को निशाना बनाते हुए एक बिल को मंजूरी दे दी है। हाल ही में आतंकवादियों की ओर से किए गए हमलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस बिल के ड्राफ्ट में होम स्कूलिंग और हेट स्पीच पर लगाम लगाने की बात कही गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों लंबे समय से फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का बचाव करने में लगे हुए हैं। हालांकि फ्रांस और दूसरे देशों के आलोचक इसकी आड़ में धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।